ब्रिटिश भारत में किसान आंदोलन। भूमिका देखें तो ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों, नई भू राजस्व प्रणालियों एवं उपनिवेशवादी प्रशासनिक व न्यायिक व्यवस्था ने किसानों की कमर तोड़ दी। किसानों को एक साथ कंपनी व जमींदार दोनों के अत्याचार का सामना करना पड़ता था तथा जमींदारों द्वारा किसानों से अवैध लगान की वसूली और बेगारी लेने का दुष्चक्र चल पड़ा। परिणाम स्वरूप भारतीय किसान निर्धनता की बेड़ियों से जकड़ गया। इसलिए गरीबी तथा शोषण से पीड़ित किसानों ने अंग्रेजी शासन तथा जमींदारों के विरुद्ध अनेक विद्रोह किए, जिसमें नील विद्रोह पहला किसान विद्रोह था। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं किसान विद्रोह के कारण। औपनिवेशिक शासन के दौरान ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कृषक विद्रोह के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। तो सबसे पहले आर्थिक कारण देखें तो भू राजस्व की अधिकतम रूप से वसूली, रैयतवारी, महालवारी आदि नई व्यवस्थाओं से। दूसरा, जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत किसानों का भरपूर शोषण किया जाना। तीसरा, कृषि का वाणिज्यीकरण किया जाना, जो किसानों पर थोपी गई प्रक्रिया थी। अकाल के समय में भी अधिकतम भू राजस्व तथा अकाल के समाधान के लिए अकाल नीति के विकास का अभाव और धन की निकासी यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी जो है वो जो है ये आर्थिक कारण में आते हैं किसान आंदोलन के। आगे है सामाजिक कारण। अंग्रेजों की भारतीय समाज में हस्तक्षेप की नीति ने भी किसान आंदोलन को प्रेरित किया, क्योंकि भारतीय समाज का अधिकांश हिस्सा कृषक था। दूसरा देखें तो ग्रामीण ऋणग्रस्तता। तीसरा, 1813 ईस्वी का ब्रिटिश व्यापार की नीति के कारण ग्रामीण हस्तशिल्प उद्योग का पतन हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि पर जनसंख्या का अधिभार बढ़ा। अगला देखें राजनीतिक कारण। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित कानून तथा न्याय व्यवस्था भी किसानों के शोषण के लिए कम उत्तरदायी नहीं थी। राजनीतिक कारण में देखिए अगला कि ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति भी ब्रिटिश सरकार का अपरिचित भाव बना रहा। अन्य कारणों में देखें तो किसान संगठनों ने किसान आंदोलन को एक निश्चित आकार प्रदान किया और प्रथम विश्व युद्ध के बाद और विश्वव्यापी आर्थिक संकट में किसानों का असंतोष अधिक तीव्र हुआ। तो हमने कारण देखे। अब देख लेते हैं किसान आंदोलनों का स्वरूप। किसान आंदोलनों के स्वरूप को दो चरणों में बांटा जा सकता है। पहला 19वीं सदी का आंदोलन और दूसरा 20वीं सदी का आंदोलन। तो 19वीं सदी के आंदोलन को देखें तो 19वीं सदी के किसान आंदोलन स्थानीय हितों एवं तात्कालीन समस्याओं से जुड़े हुए थे। इसका नेतृत्व कर्ता स्थानीय समूह से होता था। कृषक आंदोलनों में हिंसा एवं बल प्रयोग का व्यापक प्रयोग किया गया। ये 19वीं सदी के आंदोलनों की बात हुई। 19वीं सदी के प्रमुख आंदोलनों में देखें तो नील विद्रोह, पावना विद्रोह, दक्कन विद्रोह, ये सभी थे। 20वीं सदी के बारे में देखें तो 20वीं सदी के आंदोलन के बारे में हम देखते हैं तो किसान आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन से भी जुड़े थे। इन आंदोलनों का नेतृत्व प्रायः प्रांतीय एवं राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के हाथों में था। इसके बाद देखें तो 20वीं शताब्दी के आंदोलनों में हिंसा का तत्व गौण हो गया था तथा धरना, सत्याग्रह, गिरफ्तारियां आदि का भी इन आंदोलन में प्रचलन बढ़ा था। 20वीं शताब्दी के प्रमुख आंदोलनों में देखें तो इसमें चंपारण सत्याग्रह आप लगा सकते हैं, चंपारण आंदोलन। उसके बाद मालाबार का मोपला विद्रोह, संयुक्त प्रांत का किसान आंदोलन और तेभागा आंदोलन, ये सभी 20वीं शताब्दी के प्रमुख आंदोलन थे। अब हम लोग बारी बारी से इन सभी आंदोलनों को पढ़ते हैं। तो प्रमुख किसान आंदोलनों में 19वीं सदी के आंदोलनों में देखें तो पहला नील विद्रोह 1859 से 60 ईस्वी का। 1857 ईस्वी के विद्रोह के पश्चात पहला संगठित, संघर्षशील, सबसे बड़ा एवं सबसे सफल विद्रोह था नील विद्रोह। यह विद्रोह बंगाल में नील की खेती करने वाले कृषकों द्वारा यूरोपीय बागान मालिकों के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए किया गया था, जो किसानों को जबरन नील की खेती करने के लिए बाध्य करते थे। ये नील उत्पादक किसानों को अग्रिम धन देकर करारनामा लिखवा लेते थे, जो कि बाजार भाव से काफ़ी कम दाम पर हुआ करता था, जबकि किसान अपनी भूमि पर चावल और अन्य खाद्यान्न उगाना चाहते थे। इसे ही ददनी प्रथा कहा जाता था। इस स्थिति में कोई भी विवाद होने पर फैसला अंग्रेज के पक्ष में ही जाता था, क्योंकि न्यायिक प्रणाली में अधिकांश यूरोपीय थे। 1859 ईस्वी में एक नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारियों दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसान एकजुट हो गए तथा नादिया जिले के गोविंदपुर गांव के
किसानों ने विद्रोह कर दिया। 1860 ईस्वी की शुरुआत में यह आंदोलन बंगाल के उन सभी क्षेत्रों में फैल गया जहां नील का उत्पादन होता था तथा किसानों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया। साथ ही जमींदारों को भी लगान अदा करने से मना कर दिया। इस आंदोलन का समर्थन बंगाल के बुद्धिजीवियों ने भी किया, जैसे हरिश्चंद्र मुखर्जी के पत्र हिंदू पैट्रियाट तथा दीनबंधु मित्र के नील दर्पण द्वारा गरीब किसानों की दयनीय स्थिति का मार्मिक वर्णन किया गया। किसानों के बढ़ते असंतोष को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने नील उत्पादन की समस्याओं पर सुझाव देने के लिए नील आंदोलन 1860 ईस्वी में गठन किया तथा इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने किसानों को यह आश्वासन दिया कि उन्हें नील उत्पादन करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। शीघ्र ही नील उत्पादकों ने बंगाल से अपने कारखाने बंद करना प्रारंभ कर दिए। इस प्रकार नील विद्रोह के किसान अपनी मांग को मनवाने में सफल रहे। नील विद्रोह के बाद देखें पावना विद्रोह। 1873 से 75 ईस्वी में यह विद्रोह हुआ तो बंगाल के पावना जिले में जमींदारों द्वारा कृषकों को भूमि से बेदखल किए जाने लगा तथा लगान की दर काफ़ी बढ़ा देने के कारण किसानों द्वारा यह विद्रोह किया गया। अतः 1873 ईस्वी में पावना जिले के यूसुफ शाही परगना में किसान संघ की स्थापना की गई, जिन्होंने जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध अहिंसक लड़ाइयाँ लड़ी। पावना आंदोलन के नेताओं में देखें तो ईशान चंद्र रॉय, केशव चंद्र रॉय और शंभूपाल आदि प्रमुख थे। इस विद्रोह का समर्थन बुद्धिजीवी वर्ग बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रमेश चंद्र दत्त आदि ने भी किया। सामान्यतः यह विद्रोह शांतिपूर्ण रहा, अपवाद स्वरूप कहीं कहीं हिंसात्मक घटनाएं घटी। कुल मिलाकर यह विद्रोह कानून के दायरे में रहकर संपन्न हुआ तथा 1885 ईस्वी में बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया, जिसके माध्यम से कृषकों के भूस्वामित्व के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई। तो ये था पावना विद्रोह। इसके बाद देखते हैं दक्कन विद्रोह, जो कि 1874-75 में हुआ था। 1875 ईस्वी में महाराष्ट्र के पूना और अहमदनगर जिला में किसानों के आक्रोशवश व्यापक स्तर पर उपद्रव हुआ। दक्कन विद्रोह का मूल कारण था सूदखोरों एवं महाजनों द्वारा किसानों पर अत्याचार व शोषण किया जाना। इसके तहत किसानों ने बाहरी महाजनों का बहिष्कार करना प्रारंभ कर दिया और उन्होंने महाजनों के पास रखे बंधक पत्र यानी कि बॉन्ड्स तथा अन्य दस्तावेज जला दिए। शीघ्र ही यह विद्रोह अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया। अंततः ब्रिटिश सरकार ने दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 द्वारा किसानों को साहूकारों के विरुद्ध कुछ संरक्षण प्रदान किए। पूना सार्वजनिक सभा में जस्टिस रानाडे के नेतृत्व में किसानों की मांगों को उचित ठहराया गया। ठीक है, तो ये था 19वीं सदी के आंदोलन। अब हम लोग देख लेते हैं 20वीं सदी के प्रमुख किसान आंदोलनों को। इसमें सबसे पहला दिया है मालाबार का मोपला विद्रोह 1921 का। 20वीं शताब्दी से पहले मालाबार तट पर निवास करने वाले मोपला लोगों के विद्रोह की प्रकृति क्षेत्रीय एवं असंगठित प्रकार की थी, किंतु 20वीं शताब्दी में मोपलाओं के विद्रोह राष्ट्रीय भावनाओं से जुड़ गए थे तथा मोपलाओं को असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस और खिलाफत आंदोलनकारियों द्वारा संगठित किया गया। 1920 में हुए मालाबार कांग्रेस के मंजेरी सम्मेलन के बाद खिलाफत आंदोलन ने 1916 ईस्वी से मालाबार में चल रहे काश्तकारी आंदोलन को अपने नियंत्रण में ले लिया। के महादेव नायर, गोपाल मेनन, याकूब हसन, पी मोइनुद्दीन कोया जैसे उदारवादी कांग्रेस तथा खिलाफत आंदोलन के नेताओं की फरवरी 1921 में गिरफ्तारी से यह आंदोलन सांप्रदायिक शक्तियों के हाथों में चला गया। मोपला विद्रोह ने तब हिंसात्मक रूप ले लिया जब पुलिस द्वारा 20 अगस्त 1921 को तिरुरांगडी स्थित एक स्थानीय मस्जिद पर छापे मारे। दंगाइयों का निशाना सरकारी संपत्ति तथा सरकारी कर्मचारी थे। इस दौरान किसी भी दयालु भूस्वामियों अथवा गरीब हिंदू को हानि नहीं पहुंचाई गई। इस विद्रोह का नेतृत्व खिलाफत नेता अली मुसलियार द्वारा किया गया, किंतु विद्रोह ने सांप्रदायिक रूप तब धारण कर लिया जब ब्रिटिश सरकार ने विद्रोह के दमन के लिए फौजी कानून की घोषणा की। चूँकि हिंदू ने या तो दबाव में आकर या फिर स्वेच्छा से सरकार के समर्थन का रवैया अपना लिया था, जिससे मोपला पूर्णतः हिंदू विरोधी हो गए। उन्होंने हिंदुओं पर हमले किए तथा उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया। सरकार विरोधी तथा भूस्वामी विरोधी गतिविधियों की बड़े पैमाने पर हुई कार्यवाहियों से सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। मोपलाओं के हिंसात्मक कार्यों के कारण कांग्रेस ने
पहले ही इस आंदोलन से अपना संबंध समाप्त कर लिया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा इस विद्रोह को कुचलते समय लगभग 10,000 मोपलाओं की हत्या कर दी गई तथा दिसंबर 1921 में यह विद्रोह पूरी तरह से कुचल दिया गया। इस प्रकार जो विद्रोह भूमि संबंधी शिकायतों के साथ शुरू हुआ था उसका आधार कालांतर में बदलकर सांप्रदायिक हो गया। ठीक है, तो ये था मोपला विद्रोह। आगे है संयुक्त प्रांत का किसान आंदोलन। अवध के तालुकदारों को भूमि कर व्यवस्था के द्वारा 1857 ईस्वी के विद्रोह के पश्चात उनकी अधिकांश भूमि लौटा दी गई, जिससे प्रांतों में कृषि व्यवस्था पर तालुकदारों या बड़े जमींदारों का नियंत्रण और बढ़ गया। संयुक्त प्रांत किसान आंदोलन के कारणों में देखें तो सबसे महत्वपूर्ण कारण था जमींदारों द्वारा किसानों से मनमाना लगान वसूल करना तथा किसानों का अत्यधिक शोषण किया जाना। अवध में होम रूल लीग के कार्यकर्ताओं ने इस शोषण के विरुद्ध किसानों को संगठित किया और एक किसान सभा का गठन किया। मदन मोहन मालवीय, गौरी शंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी आदि के प्रयासों से 1918 ईस्वी में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया, जिसकी 450 से अधिक शाखाएं जून 1919 तक स्थापित की गई, क्योंकि इसकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी। क्योंकि किसान सभा ने किसानों में राजनीतिक जागरूकता को बढ़ावा दिया, इसलिए 1918 ईस्वी के कांग्रेस सम्मेलन में यहाँ के किसानों की व्यापक भागीदारी रही। यद्यपि 1919 ईस्वी के कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में भी इनकी व्यापक भागीदारी रही, परंतु ये अपनी मांगों को लेकर काफ़ी उत्तेजित हुए तथा उन्होंने सम्मेलन स्थल पर ही तोड़फोड़ कर डाली। 1919 ईस्वी के अंतिम दिनों में किसान सभा आक्रोश से भर गई। झिंगुरी सिंह तथा दुर्गापाल सिंह के नेतृत्व में प्रतापगढ़ जिले में जागीरदार के विरुद्ध नाई धोबी बंद जैसे सामाजिक बहिष्कार कार्यक्रम चलाए गए। कालांतर में बाबा रामचंद्र भी इस किसान सभा से जुड़े, जो मूलतः महाराष्ट्र के निवासी थे। उन्होंने जमींदारों के विरुद्ध अवध के किसानों को संगठित किया तथा इन्हीं के प्रयासों से 1920 ईस्वी में प्रतापगढ़ में एक समांतर संगठन अवध किसान सभा का गठन किया गया, जिससे कालांतर में जवाहरलाल नेहरू, देवनारायण पांडे तथा केदारनाथ आदि प्रमुख व्यक्तित्व भी जुड़े थे। इस संगठन में किसानों से बेदखली जमीन न जोतने और बेगारी न करने की अपील की गई। दिसंबर में इस संगठन का सम्मेलन अयोध्या में हुआ, जिसमें लाखों किसानों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई तथा इसी सम्मेलन में बाबा रामचंद्र ने अपने हाथ पैरों को रस्सी से बांधकर किसानों की वास्तविक स्थिति को दर्शाया। इन आंदोलनों का ही प्रभाव था कि सरकार ने 1921 में अवध मालगुजारी संशोधन अधिनियम पारित करके किसानों को कुछ राहत देने का प्रयास किया। ठीक है, तो अब देखते हैं तेभागा आंदोलन, जो कि आज़ादी से तुरंत पीछे का था और आज़ादी के कुछ दिन बाद तक यह आंदोलन चला। 1946 से 1950 तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का यह सबसे व्यापक आंदोलन था, जो बंगाल के 19 जिलों में फैल गया तथा लगभग 60 लाख किसान इस आंदोलन से संबद्ध थे। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कंपाराम सिंह एवं भवन सिंह थे। इसी समय नुआखाली में भीषण सांप्रदायिक दंगे फैल गए थे, किंतु इस आंदोलन में हिंदू एवं मुस्लिम किसानों ने एकता का प्रदर्शन किया। इस आंदोलन के दौरान बटाईदार किसानों ने ऐलान किया कि वे फसल उत्पादन का 2/3 हिस्सा लेंगे और जमींदारों को केवल 1/3 हिस्सा देंगे। इसलिए इसे तेभागा आंदोलन कहा जाता है। यह आंदोलन भारत की स्वतंत्रता के बाद भी चलता रहा। अब हम लोग कुछ ऐसी प्रथाएं देख लेते हैं जो ब्रिटिश भारत में अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई थी। एक तो हमने ददनी प्रथा देखा था पीछे भी। तो इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों एवं शिल्पियों को अग्रिम संविदा यानी अग्रिम पेशगी देते थे। अग्रिम पेशगी के तौर पर रुपया दे देते थे। इसी प्रथा को हम लोग ददनी प्रथा बोलते हैं। कम्योटी प्रथा देखें तो बिहार एवं उड़ीसा में प्रचलित इस प्रथा के अंतर्गत कृषि दास के रूप में खेती करने वाले कमियां जाति के लोग अपने मालिकों से लिए गए ऋण पर दी जाने वाली ब्याज राशि के बदले में आजीवन उनकी सेवा करते थे। ठीक है, तो ये कम्योटी प्रथा थी। तीन कठिया प्रथा आप जानते हैं। इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण बिहार के किसानों को अपने ब्रिटिश बागान मालिकों के साथ किए गए अनुबंध के अनुसार अपनी ज़मीन के करीब 3/20 भाग पर नील की खेती करना आवश्यक था। ठीक है। दुबला हाली प्रथा, तो भारत के पश्चिमी क्षेत्र मुख्यतः सूरत में प्रचलित इस प्रथा के अंतर्गत दुबला हाली नामक भूदास अपने मालिकों को ही अपनी संपत्ति और स्वयं का रक्षक मानते थे। तो दोस्तों, हम लोगों ने ये
19वीं और 20वीं सदी के किसान आंदोलन को विस्तार पूर्वक पढ़ा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।